नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। सऊदी में इस्लामिक देशों का आपातकालीन सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हिस्सा ले रहे हैं। असल में इसका मकसद अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करना है, जिसके लिए 33 सूत्रीय एजेंडा भी तय कर लिया गया है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सोमवार को शुरू हुए अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में गाजा और लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में इजरायली हमले को जनसंहार करार दिया और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहे अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगान समेत 50 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देश इजरायल पर गाजा और लेबनान से वापसी के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ट्रंप की इसमें अहम भूमिका वह देख रहे हैं। रियाद सम्मेलन में इस्लामिक देशों ने इजरायल गाजा समस्या को हल करने और दूसरे मुद्दों पर एक 33 सूत्री मसौदा भी पेश किया है। 33 सूत्री मसौदे में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जाहिर किया गया है। मसौदे में लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया के संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की गई है। इजरायल गाजा के संघर्ष खत्म करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है। फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसलों को लागू करवाने की भी मांग की गई है। फिलिस्तीनियों का कार्य कम करने वाली यूएन की एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क फॉर फिलिस्तीन यानी यूएनआरडब्ल्यू, जो फिलिस्तीनियों के लिए काम करती है, से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। शिखर सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगान ने गाजा में चल रहे नरसंहार के मुद्दे पर कहा कि मुस्लिम देशों की विफलता के कारण जमीन पर आज ये हालात बने हैं। इजरायल का लक्ष्य गाजा बसाना, पूर्वी यरूशलेम समेत पश्चिमी तट से फिलिस्तीनियों को हटाना और आखिर में इस क्षेत्र को अपने में मिलाना है। इस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे इजरायल आगे बढ़ रहा है और हमें इसे रोकना चाहिए। इस सम्मेलन में पहली बार इस्लामिक देशों ने एक स्वर में, एक आवाज में लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई। इजरायल के हमलों को फौरन रोकने की अपील की। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दो टूक में कहा कि सऊदी अरब इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार की निंदा करता है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। प्रिंस सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है और उसको इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा मिलना चाहिए। इजरायल को तुरंत वेस्ट बैंक और गाजा से अपने सैनिकों को हटाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायल पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस का इशारा साफ साफ तौर पर अमेरिका की तरफ रहा। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और इजरायल पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। प्रिंस सलमान ने कहा कि ईरान पर किसी भी तरह के हमले की इजरायल की कोशिश को सऊदी अरब पूरी तरह खारिज करता है। सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने कहा कि हम गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों की हत्या की निंदा करते हैं। मिस्र हमेशा फिलिस्तीनियों को खत्म करने, विस्थापित करने और गाजा में नरसंहार का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि मिस्र लेबनान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हमेशा उनकी मदद करता रहेगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीन और लेबनान के भाइयों के खिलाफ इजरायली आक्रमण और उसके विनाशकारी मानवीय परिणामों से उबरने के लिए अपना समर्थन जताता है। असल में डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं। वह कई मौकों पर कह चुके हैं अगर वह सत्ता में होते तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामिक देश ट्रंप पर एक नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वह इजरायल की कार्रवाई रुकवाएं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, सम्मेलन की पहल और अगुवाई सऊदी अरब ने की, जो अमेरिका का करीबी माना जाता है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि
एक तो पहला कारण है कि ट्रंप पर और दबाव दबाव बनाया जाए। दूसरा, तुर्की और मिस्र जैसे देश मुस्लिम देशों की धुरी न बन पाए। इसके अलावा इस सम्मेलन में अल अक्सा मस्जिद का भी मुद्दा इस्लामिक देशों के सम्मेलन में उठा और यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर चर्चा की गई। मुस्लिम नेताओं ने आरोप लगाया कि इजरायल बार बार इस्लाम की पवित्र अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन कर रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने इजरायल पर कहा कि बार बार फिलिस्तीन के वैध अधिकारों में दखल दे रहा है और इजरायल उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है। इसको लेकर इजरायल फिलिस्तीन के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। वहीं इजरायल के नए विदेश मंत्री गिदोन सार ने फिलिस्तीन को हमास का देश बताते हुए कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना मौजूदा समय में यथार्थवादी नहीं है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने यरूशलेम में अरब शिखर सम्मेलन से कुछ घंटे पहले ही कहा कि मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति यथार्थवादी है और हमें यथार्थ में रहना होगा। सार की इस बयान का मतलब है कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना अब नए मूल्यों के साथ होनी चाहिए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले और फिर गाजा में इजरायल की कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और ईरान ने आपस में उच्च स्तरीय संपर्क बहाल कर लिए। अब खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजरायल के खिलाफ ईरान का समर्थन किया है। हमास समर्थित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक इस जंग में गाजा पट्टी में ही 43,000 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि मरने वालों में आम नागरिक और लड़ाकों की संख्या कितनी है और काफी ऐसे लोग भी हैं जो गायब हैं और उन्हें मरा हुआ माना जा सकता है, लेकिन उनकी गणना नहीं की जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक, और हरिमोहन कौशिक जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, 43,000 से ज्यादा फिलिस्तीन के वो नागरिक मारे गए जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। अब ऐसे में इस्लामिक मुल्कों की सबसे बड़ी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, उनके ऊपर नैतिक दबाव किस तरह का बनना चाहिए? वह केवल अमेरिका के भरोसे और इजरायल के भरोसे शांति स्थापना की प्रयास कर रहे हैं? नहीं प्रसन्न जी, देखिए सीधी सी बात है कि जो मारे गए हैं, जो आप बता रहे थे 43,000 की जो है एस्टिमेट जैसे अप्रोक्सीमेट है। जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, चूंकि मैं वहाँ गया भी हूँ 2004 में ऑफिशियल विजिट की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, मैं डेलीगेशन में था। सवाल इस बात, अराफात साहब जिंदा थे। यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो राउंड अबाउट 50,000 एंड अबव है, जिसमें कि बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं और मरीज भी हैं। उन लोगों ने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। ठीक है, हमारे से गलत काम किया, उसको हर आदमी कंडेम करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज को तहस नहस कर दो। कभी आप नहीं मोहम्मद अमीन साहब, जिन 18,000 हमास के लड़ाकों को मारा है इजरायल ने, वह ज्यादातर ऐसे ही इलाकों में थे जहां घनी आबादी होती थी। अस्पताल के नीचे उनके सुरंगें मिली। अब सवाल दूसरा है, इन इस्लामिक मुल्कों का क्या दायित्व है जिन्होंने वहां अंडरग्राउंड सुरंगें बनवाई, हथियार सप्लाई किए? अब वहां के विस्थापितों को अपने देश में लेना भी नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां के नागरिक युद्ध लड़ते रहें, अपनी जान गंवा दें। क्या इनके लिए यही सीख बचा के रखे थे फिलिस्तीन के लिए? इनका भी कोई दायित्व है? देखिए, फिलिस्तीन जो है वो मक्का और मदीना के बाद वो फर्स्ट जो मॉस्क है वहाँ पे, जिसकी बात कर रहे थे अभी आप, अल अक्सा की बात कर रहे थे, यरूशलेम की। हाँ, मस्जिद अल अक्सा जो है, वहाँ से प्रॉफिट हमारे हेवन गए थे, ऐसा है। और मैं वहाँ गया भी हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ पे सिर्फ इनकी जो बड़ी वॉल है, ग्रेट वॉल, वो ग्रेट वॉल की लेफ्ट में ही है और राइट में ग्रेट वॉल है, यानी एक ही वॉल बीच में है मस्जिद अल अक्सा से, जिसके लिए झगड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसमें कब्जा करने की बात है। सवाल इस बात का है, अब शर्म आ रही है सऊदी अरब को भी और भी कंट्रीज को शर्म आने लगी कि वहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये जो फर्स्ट मॉस्क है मस्जिद अल अक्सा, अगर वो खत्म हो गई तो इस्लाम सिर्फ इस बात पे निर्भर करेगा
तो आप देखिए वो तीनों लोगों का है, क्रिश्चियंस का भी है, यहूदियों का भी है और मुस्लिम्स का भी है। तो अब इस बात की शर्म आई है सऊदी अरब को। सऊदी अरब ने अपनी जो रियाद की मीटिंग की है उसमें आप अभी ने बताया कि 50 से ज्यादा अरब देशों ने वहां भाग लिया और ये ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर देने की बात की है। भाई ट्रंप के ऊपर प्रेशर देने की बात नहीं, उनको पहले ही एक होना चाहिए था। पहले बात तो इन्होंने क्या किया कि ईरान को अलग रखा। ईरान शिया का बाहुल एरिया है और इन्होंने अभी इराक में भी जो था सद्दाम वो भी सुन्नी था, तो इसलिए वहां पे इनके क्रिकेट के लड़ाकों ने भी, शिया के लड़ाकों ने उनको मरवाया बीच में मिलके और मिल गए यूएस के साथ में। मोहम्मद अमीन साहब, जो हम लोग गल्फ कंट्रीज को समझते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, जी ईरान था, इराक है, जी तमाम यूएई है, कहा जाता है वहाँ के नागरिक काफी धनाढ्य हैं, उनका युद्ध में कोई भी रुचि नहीं है। अगर उनको युद्ध लड़ना भी पड़ा तो पूरे शानो शौकत से लड़ते हैं और चाहते हैं कि जो गरीब मुल्क हैं जैसे सूडान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन भी है, उनमें से यहाँ से हमारे पास मजदूर के रूप में सैनिक आए, युद्ध लड़े और हम उनको डिक्टेट करें। युद्ध, ऐसा युद्ध कोई भी देश नहीं लड़ता है आज की डेट में, आधुनिक काल में। उसके बावजूद इसी स्थिति परिस्थिति में आपके सामने एक और बड़ी बात बता रहा हूं मैं कि अरब इस्लामिक ये जो आपातकालीन समिट है, इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज की जमकर बेइज्जती हुई है। 50 से ज्यादा मुल्क थे, उनको जो सऊदी अरब के प्रिंस थे उनके सबसे आखिर में, दूसरी पंक्ति के आखिर में खड़ा कर दिया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान में बवाल भी हो रहा है कि आप जाते हो इस्लाम का मोर्चा संभाल लें और पीछे की पंक्ति में खड़े कर दिए जाते हो, आपकी न इज्जत है न पाकिस्तान की इज्जत बची है। ऐसे में अगर केवल एक मुल्क जिसके पास परमाणु बम है उसको आखिरी पंक्ति में पीछे की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, तो इससे तो साफ है कि ये देश युद्ध नहीं करने जा रहे हैं, न किसी की मदद करने जा रहे हैं, ये एक्चुअल में फेस सेविंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, पहले डिवाइडेड थे शिया और सुन्नी में, जिसमें कि ईरान को अलग रखा हुआ था इन्होंने और एक आध देशों को अलग रखा था। आप उसी का नतीजा देखें कि आपस में लड़ते रहे और अब ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे ईरान ने साफ कह दिया कि अगर गल्फ कंट्रीज में कोई भी कंट्री एयर स्पेस देगा इसराइल को और हमारे पर हमला होता है तो हम उसको अपना दुश्मन मानेंगे, उससे हमारे सीधे संघर्ष होंगे। इसलिए अब इस सब बातों को देखते हुए, ध्यान करते हुए कि अब ये लोग डर गए हैं इस बात को लेके। जो गल्फ कंट्रीज के लोग हैं उनमें चाहे सऊदिया हो, उसको भी थोड़ा डर है अपना, क्योंकि क्या है कि अब वहाँ पे हर जगह डेमोक्रेसी की बात चल रही है, अपनी आजादी की बात चल रही है। लेकिन उन्होंने कितना किया है वहाँ पर, सारा टूरिज्म खोल दिया सऊदी अरब में जो कभी था नहीं, और दूसरे देशों के लोगों को अलाउ कर दिया जो कभी कर नहीं सकते थे। मदीना तक में हमारी देश की जो पहले शिक्षा मंत्री, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब, ये बेहद अहम बात है। यानी ये वो मुल्क हैं जो वहाबी आंदोलन को हवा देते थे, कट्टर इस्लामिक शासन पूरे दुनिया में लागू करना चाहते थे, लेकिन अब उनके देश में ही लोकतंत्र की बयार बहने लगी है। अब वो खुद भी उससे अछूते नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत उनको है कि जो 70 साल 80 साल में जो इन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, अब उससे फेस सेविंग कैसे हो? हरिमोहन कौशिक जी, इसे आप फेस सेविंग मानेंगे या वास्तव में कोई ठोस रणनीति ये 50 देश मिलकर बना लेंगे? सर थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में और जियो पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इस मिडल ईस्ट में कभी शांति आएगी, और जब तक ये सुपर पावर मिडल ईस्ट की जगह अमेरिका, यूएसएसआर या रशिया, चाइना जैसी सुपर पावर बैठी हुई होंगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम उम्मीद करें कि किसी भी तरीके की शांति आए। और उसके बाद यहाँ जितनी भी आपको पावर्स दिखाई दे रही हैं, ये किसी ना किसी सुपर पावर की एजेंट, अपने आप को रीजनल पावर बनाकर उनके एजेंट की फॉर्म में बैठी हुई हैं। लड़ाई से इन सबको किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है। लोग मर रहे हैं, ये बात आप बेहद अहम बात कर रहे हैं हरिमोहन कौशिक जी। आप कह रहे हैं कि इस युद्ध से सबको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तो सऊदी अरब को क्या फायदा हो रहा है, तुर्की को क्या फायदा हो रहा है, मिस्र को क्या फायदा हो रहा है, ये समझना चाहेंगे आपसे। पर्शियन गल्फ से मेडिटेरेनियन सी तक और रेड सी से मेडिटेरेनियन सी तक एक वर्चस्व की लड़ाई। मेनली अगर हम देखें तो सीरिया, इराक, लेबनान, ये 3 कंट्रीज को अगर हम देखें तो
जहां तक मैं हूं इसमें कमोबेश आधा अधूरा जो भी पार्ट होता है उसे लेवेंट कहा जाता है, जहां 3 पुराने मतलब पुरानी शक्तियां अरब, तुर्क और ईरानी या पर्शियन, ये तीनों लड़ते हैं। आज भी यही तीनों शक्तियां लड़ रही हैं, शिया सुन्नी के नाम पर, तुर्क अरब के नाम पर, या किसी भी नाम। यहाँ ये सिर्फ तीनों शक्तियां लड़ रही हैं। अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में इजराइल नाम की शक्ति को एंट्री दिलवा दी ताकि ये तीनों के तीनों जो इस्लामिक पावर्स हैं वो एक ना हो जाए। आज असलियत में ये चारों के चारों पावर्स एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है। ना तो उसके पास आर्मी, ना टेक्नोलॉजी, ना और कुछ, सिर्फ पैसा है। ईरान के पास पैसा नहीं है लेकिन मैन पावर है, और मैन पावर है, आर्मी है, बाकी सब चीजें। टर्की के पास पैसा नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इजराइल के पास छोटा है, धर्म नहीं। अब चारों की चारों पावर्स एक दूसरे को निपटाने में लगी हुई हैं। अरब कंट्रीज को लगा कि अब वो इनमें सबसे ज्यादा कमजोर पड़ चुके, इजराइल से वो लड़ लड़ के थक चुके हैं, पैसा इनका खत्म हो चुका है, भविष्य में तेल बेच बेच के पैसा मिलेगा नहीं, तो इन्होंने एक रास्ता लिबरलिज्म का जो अपनाया उसमें IMEC जैसा कॉरिडोर बनाने की बात की गई। और जैसे ही वो बात की गई तो ये पूरी ताकत से चाहते हैं कि धर्म गया साइड में, फ्रेंकली स्पीकिंग। अरब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह अब धर्म को, मजहब को साइड में रख के अब प्रैक्टिकली सोचकर कैसे भी करके अपने आप को एक ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं, जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ऐसे में अब वो जितने भी इन्होंने 50-100 साल के अंदर वहाबिस्ट खड़े किए हैं, कैसे भी करके उनको मरवाना है। तो सर, हमास के साथ एक छद्म युद्ध शुरू किया गया। अब छद्म है क्या है पता नहीं। ये जो घंघोर साइलेंस है ना सर, ये उसी चीज का एक नतीजा है कि हमास में जितने भी रेडिकल माइंडसेट के लोग हथियार उठाते हुए दिखाई दे, इजराइल को खुली छूट दे रखी है पीछे से कि आप मारो, हमें बोलना पड़ेगा, हम बोलते रहेंगे, लेकिन आप जितना मार सकते हो मारो, और ये जितने रेडिकल्स हैं इनको खत्म करो। मेरे को जो चीज समझ में आती है, चाहे उसमें पहले हिजबुल्लाह का मामला, अब प्रॉब्लम अमेरिका की ये है कि वो इजराइल के मामले में ईरान जो पीछे खड़ा हुआ और ईरान के पीछे रशिया और चाइना खड़े हुए हैं, तो वो इजराइल को इतना भी नहीं लड़वा सकता कि हिजबुल्लाह और हुतीज से डायरेक्ट एंगेज करवा दे, क्योंकि हमास को मारना आसान है, 20 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है, बहुत ज्यादा बड़ी है भी नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हिजबुल्लाह से भिड़ने गए, इजराइल को पसीने छूटने लग गए। नेतन्याहू के घर के बाहर या मोसाद के ऑफिस के घर के बाहर अगर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये लड़ाई अब अमेरिका को भारी पड़ी। यही फ्रस्ट्रेशन कई बार क्या होती, इधर उधर लड़ाइयों को घुमा देती, और जितना ज्यादा हिजबुल्लाह इजराइल को बैकफुट पर धकेल रहा है, उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो इजराइल पर बढ़ रहा है। और इजराइल अल्टरनेट ढूंढने के लिए कभी कहीं अटैक कर रहा है, कभी कहीं शोर मचा रहा है, कभी कहीं शोर मचा रहा है। मैं इसे धर्म के चश्मे से नहीं, अगर जियो पॉलिटिक्स के चश्मे से देखूंगा तो मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सिचुएशंस जो हैं वो सुपर पावर्स की गेम्स में अमेरिका फंसा हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप के आने के बाद इसे ऑल आउट वॉर में फेस टू फेस कन्वर्ट करने की जगह दोबारा से सैंक्शंस की लड़ाई लड़ने जा। हाँ, हरिमोहन ईरान कौशिक जी जो है वो जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं जो हॉस्टेजेस है वो नहीं दूंगा, और बस इसी चक्कर के अंदर लड़ाई, अब इजराइल के पास में फेस सेविंग नहीं है लड़ाई को कंटिन्यू करने के अलावा। इसके अलावा मुझे इस लड़ाई में कोई बहुत ज्यादा सा ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिसके अंदर मैं कहूँ कि इसमें धर्म का मामला है। धर्म एक आम आदमी का मामला है सर, नहीं, लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि अगर आप एक आपातकालीन सम्मेलन बुला रहे हैं, 50 से ज्यादा देश हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, ये इस्लामिक परमाणु बम, पाकिस्तान का जो परमाणु बम था उसको कहा गया कि ये इस्लामिक परमाणु बम है, मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। दुनिया में कोई भी मुस्लिम मुल्क हो उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब शहबाज उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको सबसे अंतिम पंक्ति में बैठाया जा रहा है, या पूरे इस मामले में पाकिस्तान अपने आप को किनारे रखना चाहता है इसलिए उसको अंतिम पंक्ति में बैठाया गया, या पाकिस्तान का रोल अब इस्लामिक मुल्क के देशों में, बड़े ताकतवर देशों में खत्म हो गया है। इसे आप किस तरीके से आंकते हैं मोहम्मद अमीन साहब? पाकिस्तान देखिए एटॉमिक शक्ति में तो है वो अपनी जगह, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो भिखारी देशों में शामिल हो गया है।
जैसे उसको हर कंट्री से कुछ न कुछ पैसा चाहिए, IMF से पैसा चाहिए, अब वो उसकी स्थिति नहीं रही, ना वो स्ट्रांग रहा। जहाँ पे वहाँ के देश खाने के लिए परेशान हो, देशवासी और भूखे, और उनके जो रेट्स हैं बहुत ज्यादा हों, और उन्होंने पड़ोसियों से भी अपनी दुश्मनी पाल रखी है, इसलिए उनकी कोई अब इज्जत बची नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जिसको पैसा चाहिए उसको भिखारी समझते हैं। तो जितने गल्फ कंट्री, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साख खत्म हो चुकी है, परमाणु बम है रखा रहेगा, हाँ, कोई भी उपयोग नहीं होगा उसका, हाँ, कोई प्रयोग नहीं होगा। ये वो अपनी जगह उनका बम, लेकिन वो भिखारी के तौर पे कि उनको थर्ड रो दी गई है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मोहम्मद अमीन साहब, एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर तब फिलिस्तीन का गुनहगार कौन है? नहीं, फिलिस्तीन के गुनाहगार, उसके लिए तो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो भी हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखिए हमास है। हमास ने जो काम किया वो गलत किया है काम, उसी ने ये बात छेड़ी है, और इसका खमियाजा उस पूरे फिलिस्तीन को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले भी थे। अब नहीं, क्या ये जो 50 मुल्क जुटे हैं इस्लाम के नाम पे, इनका कोई इनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं तय हो सकती? इनकी कोई जवाबदेही नहीं है? महमूद अब्बास वहाँ इसीलिए गए हैं कि उनको कहा जाए कि भाई उनको सपोर्ट मिले, लेकिन सपोर्ट क्या देंगे? ये सब अपने आप में देखा जाए तो अपने अपने अलग अलग कलाकार हैं। आप मिस्र में देखिए, लेबनान में देखिए, यानी इन फिलिस्तीनियों को वहां पर घुसने नहीं दिया गया। इतनी बड़ी बार हुई, वो जाके बॉर्डर पे पड़े रहे, उनको खाने पीने की तकलीफ होती रही। कोई इंसानियत इनमें है नहीं, और न ही चाहते हैं कि यहाँ के शरणार्थी। इस मामले तो मैं, आप देखिए ना, अपने देश की मैं तारीफ ये करूंगा कि जब भी कोई हमारे देश के पड़ोसी पे आप बताइए, हमेशा हमने या तो सहायता की है या उनको अपने, आज भी देखिए आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है कि बांग्लादेश की शेख हसीना की शेल्टर मोदी जी ने दिए और किसी ने नहीं दी। आज इससे पहले भी बांग्लादेश जो बना वो सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से बना है, हिंदुस्तान ने उनकी लड़ाई लड़ी। और आप कभी भी देखिए, चाहे कोई प्रलय आए, नेपाल की हो बात हो, पाकिस्तान की हो, हमेशा साथ देते चाहे जितने वो गलत हो। लेकिन ऐसी इन लोगों में बिल्कुल एकता देखने को नहीं मिलती है। ये सब अपने अपने आप में शेख हैं। शेख का मतलब बहुत बड़े शेख, लेकिन वो न तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, न अपनी अय्याशी और अपने कामों में बेइज्जती भी है। उन्हें किसी से लेना देना नहीं है, न इस्लाम धर्म से इतना बिलीव करते लगता है मुझे। जी हरिमोहन कौशिक जी, फिलिस्तीन का असल में गुनाहगार कौन है? ट्रंप है, अमेरिका है, इजराइल है, फिलिस्तीन के लोग हैं, या ईरान, इराक जैसे देश हैं, या सऊदी अरब जैसे जो दो देश हैं जो उसको फंडिंग करते थे? पूरी जमीन के नीचे टनल बनाई गई, हथियारों का जमावड़ा किया गया। ये फिलिस्तीन का गुनाहगार मानेंगे किसको हम? और क्या अब जब नए पारी में ट्रंप आ रहे हैं तो क्या वह विध्वंसक रूप लेके आएंगे या शांति वाला रूप लेके आएंगे? अभी तक आप उनके व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? जी सर, हमारे यहाँ एक ट्रेंड होता है, या हमारी जैसे इस्लाम में भी बकरे की बलि दी जाती है, और उसे के वर्ड यूज किया जाता है बलि का बकरा। तब बलि के बकरे के लिए जो बलि दी जा रही है, उसकी बलि दी जा रही है, उसकी बलि के लिए, उसकी हत्या के लिए, या उसके जो भी हो रहा है उसकी लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ यही हाल फिलिस्तीनियों के साथ है। फिलिस्तीनी बलि का बकरा, ये चीज फिलिस्तीनियों को खुद समझ में नहीं आ रही। ये चीज जो है, लेकिन अगर हमें समझना हो, हमारे दर्शकों को समझना हो, तो गुनाहगार कौन है उनका? सर, मैं वही चीज बता रहा हूँ। गुनहगार असलियत में जो ये इस इलाके पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, और इस वर्चस्व की लड़ाई को लड़ते रहने के लिए उन्हें एक मैदान चाहिए, एक मुद्दा चाहिए। तो वो मुद्दा फिलिस्तीन है, वो मैदान फिलिस्तीन है, वो मैदान मिडल ईस्ट है, और उसमें सुपर पावर से लेकर, हमास के लीडर से लेकर, हिजबुल्लाह के लीडर से लेकर, ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि इजराइल, हर कोई। इजराइल को मैं इसमें गुनहगार इसलिए नहीं मानता कि उनको खुद बलि का बकरा बनाकर भेजा गया। मर दोनों रही हैं, फिलिस्तीन भी, इजराइल भी। बस फर्क इतना है कि इजरायली क्योंकि इस टाइम पर डोमिनेट कर रही हैं और उनके पीछे वेस्टर्न पावर ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी हुई है और उन्होंने अपने आप को ज्यादा इवॉल्व किया, और इजराइल के पास लीडरशिप कंपैरेटिवली फिलिस्तीन के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो लड़ाई को डोमिनेट कर रहे हैं, कम मर रही हैं, ज्यादा को मार रही हैं, इसलिए इजराइल विलन है। लेकिन मेरे हिसाब से विक्टिम दोनों है, मर इजरायली भी रहा है, मर फिलिस्तीनी भी रहा है, और जिम्मेदार इन दोनों के लीडर्स भी हैं। फिलिस्तीन के लीडर्स ज्यादा हैं
और उसके बाद इस इलाके में इंटरेस्ट रखने वाली हर पावर है जिसको मौतों से ज्यादा अपने इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा लेना देना है। जी चलिए, मोहम्मद अमीन साहब जल्दी से समझना चाहेंगे कि अगर यही हालात बने रहे और जिस तरीके से सऊदी अरब में लोकतंत्र की बयार बहने लगी है, लग रहा है कि सऊदी अरब भी अब उन परंपराओं का पालन करेगा जो लोकतांत्रिक देशों में होता है, जैसे यूरोप में हो रहा है, जैसे इंडिया में हो रहा है, जैसे अमेरिका में हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर इस्लाम का नया बरखुरदार कौन बनेगा? मिस्र बनेगा, तुर्की बनेगा, या वहां भी लोकतंत्र की बयार ही बहेगी? नहीं, इस्लाम का देखिए पहले भी तुर्की के अंडर में सऊदी अरब था और तुर्की जो है वो डोमिनेट करेगा इस मामले में। जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, दिख रहा है, इसमें तुर्की सबसे आगे आएगा और तुर्की ही करेगा इसकी लीडरशिप। इसके लिए कि तैयार नहीं है सऊदी अरब, जानता है इस बात को कि अगर तुर्की आ जाएगा तो तुर्की के अंडर में सऊदी अरब था, ये सारे तुर्की के अंडर में थे और तुर्की का वहाँ राज था, तो टर्किश पैलेस भी था बना हुआ, तो ऐसा नहीं है। तो बस अमीन साहब, फिर इसके बाद एक सवाल उठता है कि अब क्या तुर्की सीधे सीधे युद्ध में उतरेगा या नहीं? बिल्कुल उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। जिस तरह अर्दोगान की जो गोल है, उनके एक्शंस हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर कट है। हरिमोहन कौशिक जी जल्दी से जवाब चाहेंगे आपसे कि क्या तुर्की इस लायक है कि वह युद्ध का हिस्सा बन सके? नहीं, वो उन्हीं के सपोर्ट से करेगा, लेकिन अगुवाई वही करेगा, आप देखिएगा आगे चल के। हरिमोहन कौशिक जी जल्दी से। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इतनी हिम्मत किसी में नजर नहीं आती कि वो किसी ऐसे वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल हो जहां पर अल्टीमेट लेवल पर बहुत ज्यादा विध्वंस। सर, अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी को देखें तो वो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करके उसको अंदर से खोखला करने की स्ट्रेटेजी पे ज्यादा भरोसा करते हैं कंपैरेटिवली फेस टू फेस लड़ने की। और अगर फेस टू फेस किसी तरीके की लड़ाई होती है तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी के पास भी इतनी ताकत है जो कि इजराइल को और वेस्टर्न वर्ल्ड को सीधे तौर पर फेस टू फेस में हरा। प्रॉक्सी वॉर में जरूर ये लोग लंबे टाइम तक खड़े रह सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर में खड़े रह सकते हैं, इसीलिए 50 देशों का जो आपातकालीन सम्मेलन हो रहा है, इस चर्चा से साफ है कि ये फेस सेविंग कर रहे हैं। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में जुड़े रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।